हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में टोटल आपके एग्जाम 54 शिफ्टों में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में 15/2/2019 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके इतने शिफ्टों में एग्जाम कराए गए थे एसएससी जीडी 2019 के, जिसके 11, 12, 13 और 14 तारीख तक के सभी शिफ्टों के आपके मैथ के सॉल्यूशन सारे इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो ये सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में 15/2/2019 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ये आपका क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो सिंप्लीफिकेशन में आपको हमेशा बॉड मास थ्योरम पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? बॉड मास थ्योरम आपको हमेशा सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन में पता होना चाहिए। तो बी से आपका क्या होता है, ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक आपका बिग ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट होता है, एक आपका स्मॉल ब्रैकेट होता है। ओ से आपका ऑफ हो गया, हिंदी में का दिया हुआ रहता है। डी से डिवाइड यानी कि भाग, एम से मल्टीप्लाई यानी कि गुना, ए से ऐड यानी कि जोड़, एस से सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाव होता है। जो आपका पहले दिया गया यानी कि बी यानी कि ब्रैकेट दिया गया, तो ब्रैकेट को पहले हल करेंगे, उसके बाद ऑफ को हल करेंगे, उसके बाद डिवाइड को हल करेंगे, उसके बाद आगे वाली सभी को जो है क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। यानी कि जो आपका पहले दिया गया उसे पहले हल करेंगे और जो बाद में दिया गया उसे बाद में हल करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन बनाने के लिए आपको हमेशा बॉड मास थ्योरम पता होना चाहिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करके देख लेते कि कितना आंसर आएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इस ब्रैकेट वाले का जो है सारा क्या करेंगे, हल करेंगे। तो 24 × 24 यानी कि 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। कितना होता है आपका, 576। यहाँ पर फिर अगर ये सारे अंदर का ब्रैकेट का कितना आ गया, 24 × 24 576। तो फिर क्या आ गया, हल करेंगे। यहाँ पर फिर दिया गया 48 भागा जो है टोटल कितना आ गया, 576। यानी कि 48 भागा 576 इसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसे अगर गुना में चेंज करते तो 576 को क्या लिखेंगे, 1/576। क्या लिखेंगे, 1/576 लिखेंगे। क्योंकि जब डिवाइड को यानी कि भाग को गुना में बदला जाता है तो संख्या क्या हो जाती है, उल्टा हो जाती है। यानी कि 576 को क्या लिखेंगे, 1/576। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, एक बार में। आपका यहाँ पर 7 2 9 बचा, यानी कि 48 दूनी 96 हो गया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो है आपका कितना आ गया, 1/12 आ गया। कितना आ गया, 1/12। तो आगे क्या दिया गया, 48 इंटू अंदर के ब्रैकेट का वैल्यू का जो है गुना दिया गया। यानी कि 48 इंटू 1/12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 से काटेंगे तो 12 चौक 48। यानी कि ये पूरा जो है मिडिल ब्रैकेट तक का वैल्यू जो आपका कितना आ गया, 4। यानी कि कितना आ गया, 4 आ गया। फिर आगे यहाँ पर क्या दिया गया, 48 भागा 4 करना है। क्या करना है, 48 भागा 4। जब 48 को 4 से भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा आपका, 12 आएगा। 48 को जब 4 से हम लोग भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। फिर उसके आगे जो है क्या दिया गया, माइनस का साइन दिया गया, उसके आगे एक 24 संख्या दी गई है। यानी कि 24 में से फिर 12 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 12 बचेगा। कितना बचेगा आपका, 12 बचेगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो सिंप्लीफिकेशन में आप हमेशा बॉड मास थ्योरम को जो है पता रखेंगे और सिंप्लीफिकेशन को जो है परीक्षाओं में ध्यान पूर्वक बनाए करेंगे, क्योंकि इसमें गलती होने की संभावना बहुत अधिक होती है। काफ़ी स्टूडेंट जो है इसमें गलती कर कर परीक्षाओं में चले आते हैं, तो आप इसे ध्यान पूर्वक बनाए करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर दिया गया कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 14:25 है। फिर बोला गया कि यदि उनके मध्य का अंतर जो है कितना है, 264 है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी होगी। पूछा जा रहा है आपसे कि दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी होगी। तो एक संख्या आपका यहाँ पर रेशियो में कितना मान दिया गया, 14 मान दिया गया। दूसरा जो है दूसरी संख्या का मान कितना दिया गया, रेशियो में 25 दिया गया। यानी कि दोनों का जो है रेशियो के मान में जो है कितना अंतर होगा, यानी कि एक 14 यूनिट है, एक 25 यूनिट है। तो दोनों की यूनिट कितना अंतर होगा, तो 25 - 14 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6 5 11। यानी कि दोनों संख्याओं के जो रेशियो में यूनिट में मान दिया गया है वो दोनों में अंतर कितना है, यानी कि 25 - 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। तो 11 यूनिट का वैल्यू जो है आपको कितना दिया गया, 264 दिया गया।
क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि उन संख्याओं का मध्य का अंतर कितना 264 है, यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया गया 264, और रेशियो में जब उसके यूनिट में जो अंतर कितना होता है 11 यूनिट। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं कि 1 यूनिट का कितना मान आएगा। 1 यूनिट वैल्यू बराबर जो आपका कितना मान होगा, तो 11 से यहाँ पर काटेंगे तो 11 दूनी 22, 4 बचा तो 11 चौक 44, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू, रेशियो के 1 यूनिट का वैल्यू जो है कितना मान होता है 24 मान होता है। तो आपसे पूछा यहाँ पर क्या जा रहा है कि दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी होगी। तो छोटी संख्या जो है रेशियो में कौन सा यूनिट था, तो 14 यूनिट था। कौन सा यूनिट था यहाँ पर छोटी संख्या 14 यूनिट था। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 24 है तो 14 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 24 में 14 गुना करेंगे। क्या करेंगे 24 में 14 गुना करेंगे। तो 24 240 और 24 चौक 96, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 336 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 336, यानी कि छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर आपका जो है कौन सा होगा 336 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका ग्राफ दिया गया। ग्राफ में क्या बताया गया कि चावल का उत्पादन y1 वर्ष में जो है 520 होता है, y2 यहाँ पर जो आपके सभी जो है क्या है वर्षों का जो है यहाँ पर नाम दिया गया, और यहाँ पर जो है चावल का उत्पादन दिया गया किसमें 1000 किलोग्राम में, यानी कि 520,000 किलोग्राम जो है क्या होता है चावल का उत्पादन y1 में होता है। उसी तरीके से y2 y3 y4 y5 में चावल का उत्पादन दिया गया। आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, यहाँ पर पूछा गया है कि प्रति वर्ष चावल का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर सभी वर्षों का जो है यहाँ पर क्या दिया गया, सभी वर्षों का चावल का उत्पादन दिया गया है। तो सभी को क्या करेंगे योग निकाल देंगे, सभी का क्या करेंगे योग निकाल कर फिर उसे 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर कितने साल है 5 साल है। और यहाँ पर सभी का जो है जब योग निकालेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा प्रति वर्ष चावल का औसत निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जोड़ते हैं। तो इकाई अंक 0 0 0, तो सभी यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर आपका जो है दहाई अंक, तो 7 दूनी 9, 9 8 17, 17 दूनी 19, 19 और 5 आपका कितना होता है 24 होता है। तो हाथ में आपका 2 बच गया। फिर 5 5 10, 10 से 16, 16 7 आपका कितना हो जाएगा 23, 23 8 आपका होता है 31, 31 और 2 आपका कितना हो गया 33, यानी कि टोटल जो आपका चावल उत्पादन कितना होता है 3340 किलोग्राम होता है। कितना होता है 3340 किलोग्राम होता है। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे प्रति वर्ष औसत निकालने के लिए 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर टोटल वर्ष जो है कितने हैं 5 साल है। क्या करेंगे 3300, यानी कि कुल केजी जो है कुल चावल के उत्पादन में से क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर काट कर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर 5 से काटेंगे 3340 को, तो 5 36, फिर आपका 5 36, अब 25 80 40 होता है, यानी कि औसतन जो है चावल का उत्पादन जो है प्रति वर्ष कितना होता है 668 किलोग्राम होता है। कितना होता है 668, यानी कि 668 केजी जो है क्या होते हैं प्रति वर्ष चावल का उत्पादन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर दिया गया कि एक व्यक्ति 360 रुपये की जो है 360 रुपये की 36 वस्तुएं खरीदता है, यानी कि 360 रुपये में जो है कितनी वस्तुएं खरीद लेता है 36 वस्तु खरीदता है। फिर बोला गया उसे 360 रुपये में कितने वस्तु बेचना चाहिए कि उसे 50% का लाभ हो जाए। कितने प्रतिशत का लाभ हो जाए 50% का लाभ हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे प्रति जो है क्या निकाल लेंगे कि प्रति वस्तु जो है यानी कि प्रति वस्तु जो है आपका कितने रुपया है, यानी कि एक वस्तु का दाम जो है कितना है। तो टोटल वस्तु का दाम कितना है 360 रुपये। कितना दाम है 360 रुपये। और टोटल जो है वस्तु यानी कि कुल वस्तु की संख्या कितनी है 36 संख्या। जब 360 को 36 से भाग दिया जाएगा तो आपका क्या निकल जाएगा एक वस्तु का दाम निकल जाएगा। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 रुपये। क्या आ जाएगा आपका 10 रुपये जो आपके एक वस्तु का दाम होगा। क्या होगा एक वस्तु का दाम होगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रत्येक वस्तु पर जो है कितने प्रतिशत का लाभ होना चाहिए 50% का लाभ होना चाहिए, यानी कि 10 का कोई सामान है 50% के लाभ पे बोलने के लिए बेचा जा रहा है। तो 50% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा।
आपको मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ पहले वाले वीडियो में कि परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है। तो जब 50% रहेगा तो परसेंट को हटाते तो नीचे में क्या चला जाएगा, 100 चला जाएगा। 50 यानी कि 100 को 50 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 2 बार में, यानी कि 50% को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। यानी कि 2 यूनिट की कोई वस्तु जो है 1 यूनिट के लाभ में बेच दी गई। क्या की गई, 2 यूनिट की कोई वस्तु 1 यूनिट के लाभ में बेच दी गई, यानी कि 2 यूनिट का पहले कोई वस्तु था उसे कितना में बेच दिया गया, 3 यूनिट में बेच दिया गया। तो 2 यूनिट जो है पहले वस्तु का दाम कितना था, 10 रुपये था। कितना था, 10 रुपया था, यानी कि 2 यूनिट था। तो कितना हो गया, 2 यूनिट बराबर 10 रुपया। तो 1 यूनिट बराबर जो है कितना हो गया, 5 रुपये। कितना हो गया, 5 रुपया। तो हमें निकालना क्या है कि 50% के लाभ पर जो है उस वस्तु का दाम कितना होगा। तो 50% में जब बेचेगा तो कितना होगा, 3 यूनिट। तो 1 यूनिट का जब 5 रुपया, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितने रुपया हो जाएगा, 5 तिया 15। क्या करेंगे, जब इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15। यानी कि उस वस्तु को 15 रुपये में बेचना चाहिए। उसे खरीदा था 10 रुपये में, लेकिन 50% लाभ कमाने के लिए उसे प्रति वस्तु जो है कितने में बेचना चाहिए, उसे 15 रुपये में बेचना चाहिए। और कुल जो है पूछा जा रहा है कि 360 रुपये में उसे जो है 50% के लाभ पर वस्तु को जो है कितने वस्तु बेचने चाहिए, यानी कि उसे जो है 360 रुपये में। अब जो है प्रत्येक वस्तु का दाम कितना है, 15 रुपये, यानी कि जब इसे 15 से 360 रुपये को टोटल रुपये से एक वस्तु के रुपये से भाग देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ, आपका जो है क्या निकल जाएगा, वस्तु, यानी कि वस्तु की संख्या निकल जाएगी। तो यहाँ पर भाग देते हैं, तो भाग देंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 15 दूनी 30, 15 चौक 60, यानी कि एक वस्तु जो है अगर 15 रुपये में बेचा जाता है तो 360 रुपये में टोटल कितनी वस्तुएं बेची जाएंगी, 24 वस्तुएं बेची जाएंगी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर दिया गया कि एक वर्ग तथा एक आयत का क्षेत्रफल जो है क्या है, बराबर है। क्या बोला गया यहाँ पर, एक वर्ग एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल का क्षेत्रफल यानी कि एरिया बराबर है। तो दोनों के एरिया का फॉर्मूला आपका क्या होता है, सबसे पहले तो वर्ग का एरिया यानी कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर होता है। आपका क्या होता है, भुजा स्क्वायर, या फिर इंग्लिश में साइड स्क्वायर बोल सकते हैं। यानी कि वर्ग के जो है एरिया यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। और ये आपका क्या है, रेक्टेंगल, यानी कि क्या है, आयत है। क्या है, आयत है। तो आयत का एरिया यानी कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। क्या होता है, आपका लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ये आपका लेंथ यानी कि लंबाई हो गया, ये आपका ब्रेथ हो गया यानी कि क्या हो गया, आपका चौड़ाई हो गया। तो दोनों का आपको याद रखना है कि स्क्वायर यानी कि वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और रेक्टेंगल का एरिया यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर बोला आपसे क्या गया, बोला गया कि आयत की लंबाई जो है, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर अधिक है। कितने सेंटीमीटर अधिक है, 9 सेंटीमीटर। अगर हम वर्ग के भुजा को जो है साइड क्या मान ले, ए मान लेते, क्या मान लेते, ए मान लिए, वर्ग की भुजा को क्या मान लिए, ए मान लिए। तो लेंथ यानी कि लंबाई बोला जा रहा है कि आयत का लंबाई क्या होगा, वर्ग के भुजा से 9 सेंटीमीटर क्या होगा, अधिक होगा। अगर वर्ग की भुजा ए सेंटीमीटर है तो आपके आयत की लंबाई कितनी होगी, ए प्लस 9 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, ए प्लस 9 सेंटीमीटर होगी। फिर आपसे बोला गया तथा उसकी चौड़ाई यानी कि ब्रेथ जो है वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर क्या होगी, कम होगी। तो अगर वर्ग की भुजा ए है तो इसकी चौड़ाई यानी कि ब्रेथ जो है कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर कम, यानी कि ए माइनस 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ए माइनस 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल गया, वर्ग की भुजा पता चल गई और आयत की लंबाई और चौड़ाई का जो है वैल्यू पता चल गया। और यहाँ पर बोला भी गया है कि दोनों का एरिया यानी कि क्या है, क्षेत्रफल समान है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो है दोनों का एरिया का जो है क्या करेंगे, फॉर्मूला को बैठाकर यहाँ पर दोनों को इक्वल करेंगे। तो यानी कि आपको क्या बताया गया था, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला साइड स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर। तो भुजा क्या माना, ए माना, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपको रेक्टेंगल यानी कि आयत का एरिया क्या बताया गया, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, ए प्लस 9, और चौड़ाई यानी कि
ब्रीथ आपका कितना है, a-6 है, क्या है, a-6। तो क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे तो a स्क्वायर बराबर a इंटू ए, तो आपका क्या हो गया, ए स्क्वायर 9a, फिर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा -6a, और फिर आपका हो जाएगा -9 कितना हो गया, 54 हो गया। तो ए स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, क्योंकि सेम साइड में, या फिर आप इधर ए स्क्वायर भेज सकते हैं तो इधर माइनस में चला जाएगा, यानी कि प्लस माइनस कट जाएगा। और यहाँ पर 9a में से 6a गया तो कितना बचा, 3a बचा। और 54 को जब हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +54 हो जाएगा। 3 से जब, यानी कि 54 को जब 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 1 और यहाँ पर 8 बार में, यानी कि a बराबर जो है कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 18 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 18 सेंटीमीटर आ गई। यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया, पूछा गया कि आयत का परिमाप क्या होगा। तो परिमाप यानी कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस आपकी चौड़ाई होती है। क्या होती है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आप हमेशा याद ध्यान रखेंगे कि परिमाप यानी कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो क्या करेंगे, इसे फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो 2 लंबाई आपका कितना आएगा, साइड यानी कि 18 आपका आ गया, ए का वैल्यू। तो 18 और 9 जो है क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ए का वैल्यू अगर 18 पुट करते तो 18 9 कितना हो गया, 27 सेंटीमीटर हो गया। तो 27 सेंटीमीटर क्या आ गई, आपकी आयत की लंबाई आ गया। और आयत की चौड़ाई क्या बोला गया, a-6, यानी कि ए का वैल्यू अगर 18 है तो 18 - 6 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। कितने आ जाएगा आपका यहाँ पर, 12 सेंटीमीटर। यानी कि आयत की लंबाई कितनी आ गई, 27 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लंबाई 27 आपकी आ गई, चौड़ाई आपकी कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। तो 27 प्लस 12 आपका कितना होता है, 39 होता है। 39 दूनी आपका कितना होता है, 78 सेंटीमीटर। यानी कि इस आयत का जो है परिमाप कितना होगा, 78 सेंटीमीटर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो आपको हमेशा याद ध्यान रखना है यहाँ पर दोनों के एरिया यानी कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर दिया गया है कि एक 10,000 रुपये की राशि को 15% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज दर पर जो है उधार दिया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 6 वर्ष के साधारण ब्याज तथा 2 वर्ष के साधारण ब्याज में कितना अंतर होगा। तो अंतर उतना ही उस पर निकाल देंगे, यानी कि समय आपका पहले दिया गया 6 वर्ष, दूसरे बार में बोला गया कि 2 वर्ष। तो जितना जो है आपका समय में अंतर होगा उतने ही जो है प्रतिशत में अंतर होगा। यानी कि सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे यहाँ पर, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या होता है, P/R/T/100 इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, ESI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो P से आपका हो गया प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R से रेट यानी कि दर, T से टाइम यानी कि समय, ESI सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज होता है। तो यहाँ पर ये जो है 10,000 आपका क्या दिया गया, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन दिया गया। ये आपका 15% क्या दिया गया, रेट यानी कि दर दिया गया। और समय जो है 2 का अंतर पूछा जा रहा है, यानी कि एक समय 6 वर्ष दिया गया है, एक समय जो है 2 वर्ष दिया गया। दोनों का क्या पूछा जा रहा, अंतर पूछा जा रहा। तो दोनों का क्या करेंगे, यहाँ पर समय में अंतर कर कर लिख देंगे। वही जो आपका क्या होगा, 6 वर्ष और 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर होगा। यानी कि 6 में से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 ईयर हो जाएगा। तो हम समय क्या मान लेंगे, 4 साल मान लेंगे। वही आपका क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज में अंतर हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना है, तो 10,000 है। तो यहाँ पर 10,000 लिख देंगे। रेट यानी कि दर कितना दिया गया, 15%। यहाँ पर 15% हम लोग लिख लेंगे। टाइम यानी कि समय जो है 6 वर्ष दिया गया था, 2 वर्ष दोनों का अंतर पूछा गया था, यानी कि दोनों का समय में अंतर कितना है, तो 4 वर्ष। तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, बटा नीचे 100 लिख देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज आपका निकल जाएगा। तो इसे कैलकुलेट करते, 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 15 चौक 60 हो गया, पे 3 शून्य यानी कि 6 पे 3 शून्य, यानी कि 10,000 रुपये पे 15% की दर से 6 वर्ष और 2 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, 6,000 रुपये। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही है।
तो आप हमेशा ये फॉर्मूला साधारण ब्याज के लिए याद रखेंगे। इससे लगभग आपके साधारण ब्याज के लगभग सारे मैथ जो है हल हो जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे बोला गया है कि यदि यश टी का 160% है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि टी यश का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला आपसे क्या गया कि यश जो है टी के कितने के बराबर है, टी का 160% के बराबर है। कितने प्रतिशत के बराबर है, 160% के बराबर है। तो जब परसेंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 × 160, अब 20 × 25 100 हो गया। यानी कि यश बाई टी, जब यानी कि टी को यश के नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा, यश बाई टी बराबर आपका 8/5 हो जाएगा। यानी कि यश का वैल्यू जो है कितना 8 यूनिट है, टी का वैल्यू जो है कितना है मान 5 यूनिट है। यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया, पूछा गया आपसे कि टी जो है यश का कितना प्रतिशत होगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि टी जो है यश का कितना प्रतिशत है। तो टी जो है सबसे पहले वैल्यू कितना है 5 है, यश का वैल्यू यहाँ पर कितना आया था 8 यूनिट आया था। तो पूछा जा रहा है कि टी जो है यश का कितना प्रतिशत है। यश आपका कितना मान था 8 था, यानी कि 8 का कितना प्रतिशत जो है, यानी कि हम क्या मान लिए x% मान लिए, यानी कि x/100। तो यहाँ पर बोला गया कि 5 जो है 8 का कितना प्रतिशत है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ पर 25 चौक 100 हो गया। तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा 125/2। आपका कितना आ जाएगा 25 25 125, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 125/2 आ जाएगा। जब इसे पॉइंट परसेंट में इसे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, यानी कि 62 पॉइंट आपका कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा। कितना परसेंट आ जाएगा 62.5, यानी कि इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा 62.5% बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। आपसे पूछा गया कि दिए गए डेटा का माध्य यानी कि औसत यानी कि मीन क्या है। माध्य यानी कि मीन, माध्य मतलब मीन। अब माध्य मतलब आपको जो है सीधा सीधी बोला जाता है कि एवरेज निकाल ले। माध्य मतलब आपका क्या हो जाता है एवरेज निकालने के लिए आपसे बोला जा रहा है, एवरेज यानी कि औसत। ये औसत निकालने का क्या होता है आपका तरीका, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और जितना टोटल नंबर है उससे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर चलिए जोड़ते हैं सभी को। यहाँ पर दिया गया है 3 2 5 5 4 9 9 5 14 14 6 20 20 7 27 27 और 8 27 और 8 आपका कितना होता है 35 35 और 9 आपका कितना हो जाता है 44, यानी कि सभी संख्याओं का योग जो है कितना हो गया 44 हो गया। यहाँ पर जो है संख्याओं यानी कि यहाँ पर जो है टोटल नंबर कितना है, तो 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि आपका जो यहाँ पर टोटल नंबर कितना है 44। आज सभी संख्याओं का योग कितना है 44 है। टोटल यानी कि टोटल नंबर जो है कितना है 8 है। तो 44 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका ये पूरे डेटा का यानी कि सभी संख्याओं का क्या आ जाएगा आपका माध्य आ जाएगा। तो यहाँ पर डिवाइड करते हैं 44 को 8 से, तो सबसे पहले 8 × 40 आपका पॉइंट आ जाएगा, फिर जो है 4 बचेगा तो पॉइंट से 0 यानी कि 8 × 40 फिर आ जाएगा। यानी कि इस पूरे डेटा का जो है माध्य यानी कि मीन जो है कितना होगा 5.5 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आपका दिया गया है कि ए बी तथा सी जो एक व्यापार शुरू करते हैं कितना कितना, यानी कि ए जो है 14,000 रुपये लगाता है व्यापार में, बी जो है 18,000 रुपये लगाता है व्यापार में, और सी जो है उस व्यापार में कितना निवेश करता है 24,000 रुपये का निवेश करता है। यहाँ पर फिर बोला गया कि यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है कितना होता है 25,480 रुपये होता है, तो ए तथा बी के कुल हिस्से क्या है। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि लाभ जो है उसी अनुपात में यानी कि उसी भाग में बांटा जाता है जिस अनुपात में जो आपका व्यापार में निवेश किया जाता है। तो सभी को क्या करेंगे जितना जितना जो है सभी ने निवेश किया था व्यापार में उसका क्या निकाल लेंगे, सभी का रेशियो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, ए जो है कितना लगाया था निवेश किया था व्यापार में 14,000 रुपये, बी जो है आपके व्यापार में कितना निवेश किया था 18,000 रुपये निवेश किया था, और सी ने जो है कितना का निवेश किया था 24,000 रुपये का निवेश किया था। सभी को क्या करेंगे रेशियो में चेंज कर लेंगे। रेशियो में चेंज करेंगे तो 3 0 यहाँ से भी 3 0 यहाँ से भी कट गया, 2 से कट रहा है तो 2 से 2 7 14,
ये 18 आपका कट रहा है तो 2 नमा 18, और आपका यहाँ पर 24 कट रहा है तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। यानी कि ए बी सी का जो है अनुपात कितना आ गया, 7:9:12 आ गया। तो यहाँ पर टोटल लाभ कितना दिया गया, 25,480 रुपये। और यहाँ पर जो है टोटल निवेश जो है अनुपात में कितना दिया गया, तो यहाँ पर टोटल निवेश अनुपात में यहाँ पर जोड़ेंगे तो 9 7 16, 16 और 12 कितना होता है, 28 होता है। 16 और 12 कितना होता है, 28। यानी कि 28 यूनिट का वैल्यू जो है लाभ में कितना दिया गया है, 25,480 रुपये। कितना दिया गया, 25,480 रुपये दिया गया। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू। क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर से, 1 यूनिट का वैल्यू। तो निकालते हैं यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, फिर आपका इधर कट जाता 7 या 21, 4 बचा तो 7 चौक 42, 7 चौक 28, 0, 4 से कट रहा है तो 4 से काट देंगे, 4 नमा 36, 1 0। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 910 रुपये। कितना रुपये, 1 यूनिट का वैल्यू 910 रुपये आ गया। पूछा आपसे क्या जा रहा है कि ए तथा बी का कुल हिस्सा क्या होगा। तो ए तथा बी जो है यूनिट रेशियो में, यानी कि रेशियो में जो है कितना वैल्यू दिया गया, ए का वैल्यू 7, बी का वैल्यू 9, यानी कि कुल योग जो है कितना होगा, तो क्या करेंगे 7 + 9 को जोड़ देंगे। यानी कि हमें वैल्यू किसका निकालना है, 16 यूनिट का। किसका वैल्यू निकालना है, 16 यूनिट का, क्योंकि ए और बी में जो है यूनिट का वैल्यू का योग कितना आता है, 7 और 9, यानी कि 9 7 16 आता है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 910 रुपये। तो 16 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 910 में 16 को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 910 में 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 नंबर आपका कितना हो जाता है, 144, 144, 144 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1456। 1456 में 1 शून्य, यानी कि गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 14,560 रुपये। कितना आ जाएगा आपका, 14,560 रुपये। यानी कि ए और बी का जो है कुल लाभ का हिस्सा कितना मिलेगा, यानी कि कुल उसे लाभ कितना मिलेगा, तो 14,560 रुपये मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लाभ जो है उसी अनुपात में विभाजित किया जाता है, या फिर उसी अनुपात में जो आपको बांटा जाता है जिस अनुपात में जो है सभी जो है व्यापार में निवेश करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर आपका संख्या दिया गया 16, 17, 18, उसके बाद भी जो है क्या है, आगे संख्या चली जा रही है। यहाँ पर बोला गया कि यहाँ से जो है लगातार संख्या के 15 पदों तक का औसत यानी कि एवरेज क्या होगा। तो इस तरीके के लगातार संख्या या फिर आपके जो है डिफरेंस समान होने पर जो है आपका क्या होता है, एक फार्मूला होता है। तो जब आपका औसत यानी कि एवरेज निकालने के लिए बोला जाएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सम यानी कि कुल योग निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, योग निकालेंगे टोटल संख्याओं को, यानी कि 16 से लेकर इससे 15 पदों यानी कि इसके आगे 15 नंबर तक के जो है सारा का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो योग निकालने का फॉर्मूला आपका होता है n/2। क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। क्या होता है, n-1 इंटू डी होता है। तो n आपका यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टर्म है। क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, यानी कि कितने बार जो है कोई भी संख्या आएगी। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर कितना दिया गया, 15 दिया गया। यानी कि यहाँ पर n का वैल्यू जो है कितना होगा, 15 होगा। ए जो आपका क्या होता है, फर्स्ट नंबर होता है, यानी कि जो भी आपकी यहाँ पर जो है संख्या दी गई है उसका जो है पहला अंक कौन सा है, तो पहला अंक यहाँ पर कौन सा है, 16। यानी कि फर्स्ट नंबर जो आपका क्या हो जाता है, ए हो जाता है। n अभी आपको बताया गया कि क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म यानी कि पदों की संख्या होती है। और डी से आपका क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है, यानी कि क्या हो जाता है, अंतर। यानी कि सभी संख्याओं के बीच जो है लगातार कितना अंतर हो रहा है। तो कितना अंतर हो रहा है, 16 1 17, 17 1 18, यानी कि सभी संख्याओं के बीच अंतर कितना है, 1 का अंतर है। तो अभी आपको समझ में आ गया सब सारा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी वैल्यू को पुट करेंगे। तो n का वैल्यू जो है क्या होगा, यहाँ पर 15 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है पदों की संख्या कितनी है, 15 है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 15/2। ए जो है यहाँ पर क्या है, फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर आपका कितना है, 16 है। तो 16 दूनी यानी कि 16 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। प्लस का साइन है तो प्लस दे देंगे। n जो अभी आपको क्या बोला गया, 15, यानी कि आपका पदों की संख्या कितनी दी गई थी, 15। तो 15 में से 1 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा। तो 14 यहाँ पर लिख देंगे।
इंटू जो है दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया गया, सभी संख्या में जो अंतर कितना आ रहा है, एक एक आ रहा है, यानी कि 16 के बाद 17 है, 17 के बाद 18 है, यानी कि लगातार जो है सभी संख्याओं में अंतर कितना है, एक का अंतर है। तो डी यहाँ पर एक लिख देंगे। सारा हल करते हैं कि सभी संख्याओं का योग यहाँ पर कितना आएगा। यहाँ पर इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15/2। अंदर का सारा हल करेंगे तो 14, 14 इंटू 1 यानी कि 14, 32 प्लस 14 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 2 6 और 3 1 4, यानी कि दोनों अंदर का जो है योग कितना हो गया, 46 हो गया। जब 2 से 46 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 23 बार में। तो क्या करेंगे, 15 इंटू 23 करेंगे। तो 15 इंटू 23 जो आपका क्या आ गया, 15 इंटू 23 आपका क्या आ गया, टोटल संख्याओं का योग, यानी कि जो आपके नंबर टोटल थे उसका क्या आ गया, यहाँ पर 15 इंटू 23 आपका योग हो गया। लेकिन आपसे यहाँ पर योग नहीं पूछा जा रहा, क्या पूछा जा रहा, औसत पूछा जा रहा। तो औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, औसत निकालने का होता है कि जो भी संख्या दी गई उसका योग, तो आपका यहाँ पर क्या आ गया, टोटल योग आ गया। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल योग बटा जो आपका टोटल नंबर, तो टोटल नंबर कितना है, 15 है। ऊपर आपका क्या है, कुल योग, नीचे आपकी कुल संख्या, तो भाग देंगे तो क्या आ जाएगा आपका औसत, यानी कि एवरेज आ जाएगा। तो 15 से 15 काटेंगे तो कट गया, तो आपका एवरेज यानी कि औसत कितना आ गया, 23 आ गया। कितना आ गया, 23। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर दिया गया है कि पहली कक्षा के 15 छात्रों का औसत अंक कितना, 160 है। यानी कि 15 छात्र जो है औसतन कितना अंक प्राप्त करते हैं, 160 अंक प्राप्त करते हैं। फिर बोला गया कि दूसरी कक्षा के 10 छात्रों का औसत अंक कितना, 120 है। यानी कि दूसरी कक्षा के सभी छात्र जो औसतन कितना अंक प्राप्त करते हैं, 120 अंक प्राप्त करते हैं। फिर बोला गया कि तीसरी कक्षा के 15 छात्र जो औसतन कितना अंक प्राप्त करते हैं, 180 अंक प्राप्त करते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि सभी कक्षाओं को मिलाकर जो है छात्रों का औसत अंक क्या होगा। तो सबसे पहले हमें जो है निकालना क्या होगा यहाँ पर, कि सभी छात्रों को मिलाकर जो है कुल कितने अंक प्राप्त किए हैं, तभी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एवरेज यानी कि औसत निकाल सकते। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी छात्राओं द्वारा कुल कितना अंक प्राप्त किया वो पहले निकालेंगे। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट स्टैंडर्ड यानी कि पहली कक्षा में जो है टोटल कितने छात्र हैं, 15 छात्र है। औसतन जो है कितने अंक प्राप्त करते हैं, 160 अंक प्राप्त करते हैं। कितने अंक, 160 अंक। जब 15 को 160 से गुना किया जाएगा तो आपका क्या पता चल जाएगा कि पहली कक्षा में जो है छात्रों द्वारा कुल कितने अंक प्राप्त किए गए थे। तो 15 इंटू 160 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 15 150, 15 छक 90, यानी कि कितना हो जाता है, 240, यानी कि 24 पे 2 शून्य। 15 इंटू 160 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2400 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे स्टैंडर्ड का निकालते हैं कि कुल कितने अंक प्राप्त करते हैं। तो दूसरे स्टैंडर्ड में जो आपके स्टूडेंट यानी कि छात्रों की संख्या कितनी है, 10 है। और औसतन अंक जो है कितना है उनका, 120 औसतन अंक है। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, दूसरे कक्षा के जो है आपका कुल अंक निकल जाएगा। तो 120 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200, यानी कि दूसरे कक्षाओं द्वारा जो है कुल कितने अंक प्राप्त किया गया, 1200 अंक प्राप्त किया गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर तीसरे कक्षा का यहाँ पर जो है कुल अंक निकालते हैं। तो तीसरे कक्षा में जो है कुल कितने छात्र है, 15 छात्र है। कितने छात्र है, 15 छात्र है। और उनको जो है औसतन अंक जो है कितना प्राप्त होता है, तो 180 जो है औसतन अंक प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 180। तो 15 इंटू 180 करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, तीसरे कक्षा का कुल अंक यानी कि टोटल मार्क निकल जाएगा। तो 15 इंटू 180 करेंगे तो कितना आएगा, 15 150, 15 120, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 2700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2700। यानी कि पहली कक्षा में कुल अंक 2400, दूसरी कक्षा में 2700, दूसरी कक्षा में 1200 और तीसरी कक्षा में जो है क्या है, 2700 कुल अंक प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, सभी का कुल अंक यानी कि टोटल अंक जो है क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़कर निकाल लेंगे। तो निकाल लेंगे यहाँ पर, तो 2 शून्य यहाँ पर हो जाएगा आपका, 4 2 6 7 6 13, तो हाथ में 1 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, एक आपका हाथ में था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6300। यानी कि कुल कितना अंक जो है छात्रों द्वारा प्राप्त किया गया, 6300। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि छात्रों का औसत अंक क्या होगा। तो यहाँ पर आपका ये जो है 6300 आपका क्या आया, कुल छात्रों का अंक आया। तो औसतन निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल छात्र यानी कि टोटल स्टूडेंट से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, औसतन अंक छात्रों का निकल जाएगा। तो टोटल छात्र कितने हैं, 15 छात्र पहले में थे, 10 छात्र दूसरे कक्षा में थे,
और 15 छात्र जो है तीसरे कक्षा में थे, यानी कि 15 10 25, 25 और 15 जो है कितना हो जाएगा 40, यानी कि टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी है 40 है। तो डिवाइड करेंगे तो 0 0 चला गया, 2 से काटेंगे तो 2 बार में, यहाँ पर आपका कितना हो गया 31 दूनी 62, आपका 1 बच गया यानी कि 2 बचे 10। तो आपका औसतन कितना आ गया 315/2, लेकिन आपका आंसर किस में दिया गया पॉइंट में दिया गया, तो इसे पॉइंट में निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, 2 सते 14, फिर 1 बचा तो 2 बचे 10, यानी कि औसतन अंक जो है छात्रों द्वारा कितना प्राप्त किया जाता है 157.5 अंक प्राप्त किए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक कलम के अंकित मूल्य यानी कि क्या मार्क्ड प्राइस तथा क्रय मूल्य यानी कि सीपी का जो है अनुपात कितना दिया गया 3:2 दिया गया है। फिर आगे आपसे बोला गया कि जबकि अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात जो है कितना दिया गया 5:4 दिया गया। तो आपसे पूछा गया कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी कि पहले जो आपका क्या दिया गया था मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य यानी कि सीपी का कितना अनुपात दिया गया था 3:2 दिया गया था। फिर आगे किसका अनुपात दिया गया अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस का, और विक्रय मूल्य यानी कि एसपी का जो है क्या दिया गया अनुपात दिया गया, कितना दिया गया 5:4 दिया गया। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि मार्क्ड प्राइस जो है आपका यानी कि अंकित मूल्य जो है दोनों में यहाँ पर वैल्यू जो है आपका क्या हो रहा है अलग हो रहा है। तो अलग हो रहा है तो क्या करेंगे इसे बराबर करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर सिमिलर यानी कि सेम करेंगे या फिर बराबर करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे बराबर करने के लिए 3 से गुना कर देंगे पूरे रेशियो में, और इधर जो है बराबर करने के लिए क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे। इधर से जो आपका क्या आ जाएगा मार्क्ड प्राइस 5 दिया 15 हो गया, और आपका यहाँ पर कितना हो गया 5 दूनी 10 हो गया। इधर भी 3 से गुना करेंगे तो 5 दिया 15, और कितना हो गया 4 दिया 12। तो अब क्या हो गया आपका मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य क्या हो गया बराबर हो गया। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो उस वस्तु का सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना है 10 यूनिट है, विक्रय मूल्य जो है उस वस्तु का कितना है 12 यूनिट है। तो प्रॉफिट आपका कितना होगा, तो प्रॉफिट करने के लिए हमेशा जो आपका क्या किया जाता है एसपी माइनस सीपी यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य किया जाता है। तो विक्रय मूल्य जो है यूनिट में वैल्यू कितना दिया गया था 12, क्रय मूल्य कितना दिया गया 10, दोनों का अंतर जो है कितना हो गया 2 हो गया। तो 2 यूनिट जो है क्या हुआ लाभ हुआ, 2 यूनिट आपका क्या हुआ लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे 2 यूनिट लाभ हुआ। नीचे में जो आपका क्या आ जाता है सीपी यानी कि क्रय मूल्य आता है, तो क्रय मूल्य कितना दिया गया 10 यूनिट, तो नीचे 10 यूनिट परसेंट यानी कि प्रॉफिट को परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई होता है। तो 0 0 चला गया, 2 × 20 2 × 10 करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा, यानी कि टोटल लाभ जो है कितने प्रतिशत का हुआ 20% का हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर दिया गया है कि 14,000 की राशि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर जो है क्या दी गई उधार दी गई। तो यहाँ पर दिया गया कि यदि ब्याज जो है की दर जो है 10% है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो इसे जो हम लोग क्या करेंगे ट्री मेथड से बनाएंगे। तो ट्री मेथड से बनाने के लिए जो है सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा 14,000 का जो है क्या 10%। तो 14,000 का 10% कितना होता है 1400 होता है, कितना होता है 1400। जब 14,000 का यहाँ पर कितना होगा 3 शून्य 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 शून्य 2 शून्य चला गया, तो कितना आएगा 1400 आएगा, कितना आएगा 1400। यानी कि पहले वर्ष जो है चक्रवृद्धि ब्याज जो है कितना होगा 1400 रुपये होगा। फिर जो अगले वर्ष क्या होगा अगले वर्ष भी ब्याज जो है पूरे कुल राशि पर 1400 रुपये होगी, लेकिन अगले वर्ष में जब होगा उसमें जो है आपके ब्याज जो पिछले वर्ष में ब्याज लगा उस पर भी क्या लगेगा ब्याज लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है आपका ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो ब्याज जो अगले साल आपका 1400 रुपये तो आपके मूलधन यानी कि आपके 14,000 रुपये पे लगा, लेकिन जो पिछले साल का आपका ब्याज जो 1400 रुपया लगा तो उस पर भी अब क्या लगेगा ब्याज लगेगा, यानी कि 1400 का भी 10% अब क्या लगेगा ब्याज लगेगा। तो 1400 का 10% कितना होता है 140 होता है। कितना होता है 1400 रुपये का 10% 140। फिर
तीसरे साल में भी जो आपके कुल धनराशि पर जो है कितना ब्याज लगेगा, 1400 रुपया। लेकिन जो पिछले साल में ब्याज पे भी अब क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, यानी कि 1400 कितना 2800 का भी अब क्या लगेगा, 10% ब्याज लगेगा, यानी कि 1400 और ये 1400 जो है 1400 2800 पे जो है कितना प्रतिशत ब्याज लगेगा, 10% ब्याज लगेगा। तो 14 दुनिया 2800 पर 10% ब्याज कितना हो जाएगा, 280 रुपये। कितना ब्याज हो जाएगा, 280 रुपया। और ये जो है पिछले वर्ष में 140 रुपया ब्याज लगा, उस पर भी अब क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, उस पर भी आपका क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, यानी कि 140 का भी 10% कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 140 का 10% कितना होगा, 14 होगा। तो ये आपका टोटल क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो 14 3 आपका कितना होता है, 4200, फिर प्लस 14 140 और 280 जो है आपका कितना हो जाता है, 420 होता है, और प्लस जो आपका कितना हो गया, 14 हो गया। तो सभी को यहाँ पर जोड़ेंगे तो 4 2 1 3, फिर आपका 4 और 2 6, फिर आपका 4, यानी कि 4634 रुपया जो है क्या लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर दिया गया है कि एक रेलगाड़ी एक अस्थायी गति से चल रही है। रेलगाड़ी 224 मीटर लंबाई वाले पुल को 30 सेकेंड में तथा 343 मीटर लंबाई वाले पुल को 36 सेकेंड में पार करती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रेल की गति यानी कि ट्रेन की स्पीड क्या है। तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि चाल बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो ये फार्मूला आप हमेशा याद रखेंगे कि चाल बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है आपका यहाँ पर जो है दोनों लंबाई जो यानी कि दोनों पुल के लंबाई में अंतर कितना है, जब 343 माइनस 243 करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, दोनों पुल की लंबाई का अंतर निकल जाएगा। तो दोनों पुल की लंबाई का अंतर कितना है, 100 मीटर। कितना अंतर है, 100 मीटर का अंतर है। कितना अंतर है, 100 मीटर का अंतर है। समय में जो है अंतर कितना है, पहले वाले को जो है पुल को पार करने में 30 सेकेंड लेता है वो रेल, और दूसरे वाले पुल को जो है 36 सेकेंड में लेता है। यानी कि ट्रेन की लंबाई जब बढ़ती है तो समय भी क्या होता है, उससे रेलवे को जो है यानी कि रेलगाड़ी को जो है उस पुल को जो है पार करने में समय भी आपका क्या होता है, बढ़ता है। जब आपकी लंबाई बढ़ेगी पुल की तो समय भी क्या होगा, बढ़ेगा उस पुल को पार करने में। तो 100 मीटर जब लंबाई बढ़ी तो समय कितना बढ़ गया, 6 सेकेंड बढ़ गया। तो ये आपका जो है बढ़ा कितना, 100 मीटर, टाइम कितना बढ़ा, 6 सेकेंड बढ़ा। तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, चाल यानी कि स्पीड निकल जाएगा। ये आपका 100 मीटर अधिक था तो समय भी कितना लगा, 6 सेकेंड अधिक लगा। तो जब एक दूसरे को डिवाइड करेंगे यानी कि दूरी को जब समय से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, चाल यानी कि स्पीड निकल जाएगा। लेकिन ये जो आपका चाल निकलेगा किस में निकलेगा, मीटर पर सेकेंड में निकलेगा। तो लेकिन आपका ऑप्शन में क्या दिया गया है, सभी किलोमीटर प्रति घंटा में आपकी स्पीड यानी कि चाल दी गई है। तो ये आपका चाल किस में निकलेगा, मीटर पर सेकेंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए किससे गुना किया जाता है, 18/5, यानी कि मीटर पर सेकेंड के स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना किया जाता है। तो इसे हल करते हैं तो 6 तिया 18, 100 को जो है 5 से काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 20 बार में, यानी कि 20 तिया जो है कितना हो गया, 60, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो है क्या है, उस रेलगाड़ी की चाल यानी कि स्पीड है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ये आपका क्या दिया गया, ग्राफ दिया गया। यहाँ पर जो है सभी, यहाँ पर जो है टोटल यहाँ पर वर्ष दिया गया, और यहाँ पर जो है सभी में क्या दिया गया, चावल का उत्पादन दिया गया। क्या दिया गया, चावल का उत्पादन दिया गया। और इधर जो है चावल की खेती के तहत जो है यानी कि चावल जो है कितने हेक्टेयर में किया जाता है वो जो है क्या दिया गया है, यहाँ पर जो है आपका जो है एरिया दिया गया कि कितने जो है आपका वर्ग मीटर में जो है आपके चावल का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वायु वन की तुलना में
Y5 की प्रति वर्ग हेक्टेयर यानी कि प्रति वर्ग मीटर उपज में जो है कितने प्रतिशत का बदलाव होता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि Y1 का जो है 500 कितना होता है, 520,000 किलोग्राम जो है चावल का उत्पादन होता है। कितने वर्ग मीटर में, तो 130 वर्ग मीटर में। तो यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, एक वर्ग मीटर में कितने में, 100 यानी कि 100 या फिर एक वर्ग मीटर में जो है कितने जो है चावल का उत्पादन होता है। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, Y1 का। तो क्या करेंगे, एक वर्ग मीटर का जो है वैल्यू निकालने के लिए 520 बटा क्या करेंगे, 130 करेंगे। तो क्या निकल जाएगा आपके, एक वर्ग मीटर का यहाँ पर जो है क्या निकल जाएगा, एक वर्ग मीटर में कितने चावल का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 520 को जब 130 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 4 बार में। यानी कि एक वर्ग मीटर में जो है कितना होता है, 4 केजी होता है। कितना होता है, 4000, सॉरी यहाँ पर जो है 1000 में सभी दिए गए। तो यहाँ पर क्या मान लेंगे, 1000 को यहाँ पर निगलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर 100 को निगलेक्ट कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि 4 केजी जो है प्रति वर्ग है, मतलब प्रति वर्ग मीटर में होता है। तो यहाँ पर क्या मान लेंगे, 4 केजी मान लेंगे। फिर जो है Y5 का, तो Y5 का जो है इसी तरीके से करेंगे। Y5 का जो है टोटल जो है यहाँ पर कितना दिया गया, 850 केजी चावल। कितने वर्ग हेक्टेयर में, 170 वर्ग मीटर में। तो जब 850 को 170 से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा आपका कि एक वर्ग मीटर में कितने चावल का उत्पादन होता है। तो 850 को 170 से काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 5 बार में चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका, 5 केजी। तो Y1 के प्रति वर्ग मीटर में 4 केजी होता है और Y5 में जो है प्रति वर्ग मीटर में कितना उत्पादन होता है, 5 केजी होता है। तो यहाँ पर पूछा गया आपसे कि Y5 की प्रति वर्ग उपज में जो है कितने प्रतिशत का बदलाव है। तो बदलाव जो है कितने का है, 1 केजी का है। कितने का है, 1 केजी का है। और बदलाव हमेशा किस में होता है, बदलाव जो है पिछले वाले में से होता है। यानी कि नीचे जो आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब परसेंट में इसे चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 से जो है 100 को काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 25 बार में। यानी कि बदलाव जो है कितने होता है, 25% का होता है। कितने प्रतिशत का बदलाव होता है, 25% का बदलाव होता है। तो इसका आंसर आपका 25% बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर दिया गया x/3 इक्वल टू y/5 इक्वल टू z/9। तो जब इस तरीके से बटा में दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है x/3 इक्वल टू y/5 इक्वल टू z/9 दिया गया, तो वैल्यू जो आपका क्या हो जाता है, जब इस तरीके से बटा में दिया हुआ है तो वैल्यू जो आपका क्या हो जाता है, जो आपकी नीचे वाली संख्या दी गई है वही आपका क्या हो जाता है, वैल्यू हो जाता है। यानी कि x का वैल्यू 3 हो जाएगा, y का वैल्यू 5 हो जाएगा, z का वैल्यू 9 हो जाएगा। यानी कि आपसे पूछा क्या गया, x अनुपात y अनुपात z पूछा गया। तो x का वैल्यू कितना, 3, y का वैल्यू कितना, 5 और z का वैल्यू कितना, 9। यानी कि x y z का जो है कितना अनुपात आ गया, 3:5:9। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि पाइप x एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। फिर बोला गया कि y जो है समान टैंक को कितने घंटे में भर सकता है, 36 घंटे में भर सकता है। तो आपसे पूछा गया कि पाइप x तथा y दोनों मिलकर जो है टैंक का 1/3 भाग जो है कितने समय में भर सकता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टाइम बराबर जो आपका क्या होता है, टोटल वर्क बाई इफिशियंसी होता है। क्या होता है, टोटल वर्क बाई इफिशियंसी होता है। तो टाइम यानी कि समय, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य, इफिशियंसी यानी कि किसी की कार्य क्षमता। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, सभी की कार्य क्षमता और कुल कार्य निकालेंगे। तो यक्ष जो है कितने घंटे में भर सकता है, यक्ष जो है 12 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में भर सकता है, यक्ष किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। और वाई जो है समान टंकी को कितने समय में भर सकता है, 36 घंटे में भर सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 12 और 36 का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, 12 और 36 का एलसीएम ले लेंगे। तो 12 और 36 का एलसीएम कितना होगा, 36 होगा। तो जब 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी यक्ष जो है 3 यूनिट के हिसाब से जो है उस टंकी को भर सकता है। और जब 36 को 36 से डिवाइड किया जाएगा तो कितना आएगा, 1।
यानी कि y जो है उस टंकी को 1 यूनिट के हिसाब से जो है भर सकता है, x 3 यूनिट के हिसाब से और y जो है उस टंकी को 1 यूनिट के हिसाब से भर सकता है। तो आपसे पूछा गया है कि दोनों मिलकर जो है टंकी का 1/3 कितना भरेगा। तो भरना कितना है टंकी में, 36 यूनिट भरना है। कितना भरना है, 36 यूनिट भरना है। टोटल जो उसे 36 यूनिट उसका कैपेसिटी है, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है उसे भरना कितना है, 1/3, यानी कि 36 का 1/3 जो है क्या करना है, उसे मात्र भरना, यानी कि उसे भरना कितना है। तो 36 को 3 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 12 बार में, यानी कि 12 यूनिट जो है क्या करना है, उसे भरना है। ये आपका क्या आ गया, 12 यूनिट टोटल काम, यानी कि उस टंकी को जो है भरना कितना है, 12 यूनिट भरना। कितने की कार्य क्षमता से मिलकर दोनों भरेगा, तो x 3 से y जो है कितना 1 से, यानी कि दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, यानी कि 12 यूनिट भरना है, 4 की इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता से भरेगा। तो काटेंगे 12 को 4 से तो कितना बार में चला जाएगा, 3 बार में। तो 3 आपका क्या आ गया, टाइम यानी कि समय आ गया। तो इधर आपका क्या हो जाएगा, 3 आवर हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, 3 आवर, यानी कि उस टंकी का 1/3 भाग जो है दोनों मिलकर 3 घंटे में भरेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। ये आपके ग्राफ में सारा दिया गया है। ग्राफ में दिया गया है कि यश1 जो आपका इधर जो है सारा क्या है, विषय है। यश1 से यश5 तक का आपका सारा क्या है, विषय है। और यहाँ पर जो है छात्र के नाम दिए गए, जैसे कि P1 P2 P3 P4 जो है ये सारे जो है क्या है, छात्र है। और यश1 यश2 यश3 यश4 यश5 ये सब क्या है, आपके विषय के नाम है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि P4 के कुल कितने प्रतिशत अंक है, कितने प्रतिशत अंक P4 के है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और यहाँ पर ग्राफ में आपको बताया भी गया है यहाँ पर क्वेश्चन में कि प्रत्येक विषय का अधिकतम अंक यानी कि मैक्सिमम नंबर कितना है, 100 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि P4 को जो है कितने अंक प्राप्त हुए, किसको, P4 स्टूडेंट को। तो P4 को जो है यश1 में कितना प्राप्त हुआ, 91, यश2 में कितना प्राप्त हुआ, 37, फिर आपके आगे में जो है यश3 में 65, यश4 में आपका 58 और यश5 में जो है कितना प्राप्त हुआ, 62 प्राप्त हुआ। सभी को क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 7 1 8 8 5 13 13 8 21 21 और 2 23, तो हाथ में 2, 9 3 12 6 18 5 23 और 6 29 29 और 2 31, यानी कि टोटल जो है P4 को कितने अंक प्राप्त हुए, 313 अंक प्राप्त हुए। टोटल जो है नंबर कितने का था, एक विषय जो है 100 अंक का था। यहाँ पर टोटल विषय कितने हैं, 5 विषय है, यानी कि टोटल जो है अंक कितने का परीक्षा था, 100 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। यानी कि टोटल परीक्षा जो है 500 अंक का था। लाया कितने अंक है, 313 अंक लाया है। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि P4 के जो है कुल कितने प्रतिशत अंक आए हैं। तो परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे जितना अंक आया है। टोटल जो है नंबर कितने का था, तो 500 का था। नंबर को परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ पर प्रतिशत अंक निकल जाएगा। तो इसे हल करते हैं तो 2 शून्य 2 शून्य चला गया। 313 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 30, फिर 1 तो 5 दूनी 10, 3 बचा तो 5 6 30, यानी कि P4 को जो है कितना जो है टोटल प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ, 62.6, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर दिया गया कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 720 है। फिर बोला गया कि यदि उनका लघुत्तम समावर्तक जो है कितना है, 360 है। तो आपसे पूछा गया है कि इन दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एक फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी कि बोल सकते हैं इसे फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर बराबर जो आपका क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, यानी कि लघुत्तम समावर्तक गुने महत्तम समावर्तक होता है। यानी कि दोनों संख्याओं का गुणज बराबर होता है किसके, महत्तम समावर्तक का लघुत्तम समावर्तक के गुणा के बराबर होता है। यहाँ पर दिया क्या गया, आपका दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया गया, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया, 720 दिया गया। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 720 लिख देंगे। फिर आपका एलसीएम कितना दिया गया, यानी कि लघुत्तम समावर्तक कितना दिया गया, 360 दिया गया।
और आपसे पूछा क्या गया यहाँ पर, महत्तम समावर्तक यानी कि HCF पूछा गया। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे हम लोग, HCF निकालेंगे। तो 720 को 360 से जब काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 2 बार में। यानी कि उन दोनों संख्याओं का HCF यानी कि महत्तम समवर्तक जो है कितना आएगा, 2 आएगा। महत्तम समवर्तक कितना आएगा दोनों संख्याओं का, 2 आएगा। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या यानी कि दोनों संख्याओं का गुणज जो है किसके बराबर होता है, LCM गुने HCF यानी कि लघुत्तम समवर्तक गुना महत्तम समवर्तक के बराबर होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल। तो आप हमेशा फॉर्मूला याद रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर दिया गया कि एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर बोला गया कि यदि उसके आधार का क्षेत्रफल जो है कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि शंकु का आयतन क्या है। तो यहाँ पर ना आपका जो है क्या दिया गया, त्रिज्या, ना आपका ऊंचाई दी गई। तो हमें क्या निकालना है, दोनों का जो है यानी कि ऊंचाई और त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है शंकु में क्या दिया गया, शंकु को जो है पहले बोला गया कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना दिया गया, आधार का क्षेत्रफल दिया गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया। तो शंकु का आधार जो है आपका क्या होता है, नीचे ये जो आपका बेस यानी कि जो आपका सर्किल के तरीके से ये जो आपका दिखता है वो आपका क्या होता है, शंकु का आधार यानी कि बेस होता है। तो किसी सर्किल का जो है एरिया यानी कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। आपको पता होना चाहिए कि शंकु के नीचे जो है आधार क्या होता है, एक तरीके से सर्किल यानी कि वृत्त होता है। तो वृत्त का आधार, वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का एरिया जो है का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। उसका वैल्यू कितना दिया गया है यहाँ पर, 154 सेंटीमीटर दिया गया। तो इसे हल करते हैं 22 को यानी कि पाई को जो है 22/7 लिख सकते हैं। फिर आपका आर स्क्वायर इक्वल टू जो 154, तो 22 से काटेंगे तो 22 सत्ते आर आपका कितना आ जाएगा, आर आपका आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 7 सत्ते 49, 49 आर स्क्वायर है, उधर अंडर रूट जाएगा तो 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 सेंटीमीटर का। यानी कि त्रिज्या जो आपकी कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपकी कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को जो है रेडियस यानी कि त्रिज्या प्राप्त हो गया। तो अब हमें प्राप्त क्या करना है, ऊंचाई यानी कि हाइट प्राप्त करना है। क्या निकालने के लिए, शंकु का आयतन यानी कि वॉल्यूम निकालने के लिए। तो फिर जो आपका एक चीज और क्या दिया गया, इसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जो है फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर यल होता है। यल जो है किसे कहा जाता है, शंकु में इसे कहा जाता है, इसे जो है स्लांट हाइट कहा जाता है। यल जो है इसे यल से डिनोट किया जाता है, इसे स्लांट हाइट या फिर त्रियक ऊंचाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्लांट हाइट या फिर त्रियक ऊंचाई कहा जाता है, और इसे यल से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर से आपका क्या निकल जाएगा, ऊंचाई नहीं निकलेगा लेकिन यल निकल जाएगा। तो यल निकलेगा तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, ऊंचाई निकाल लेंगे। यहाँ पर पाई आर यल यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना दिया गया मान, टोटल 550 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया। पाई को जब तोड़ेंगे तो कितना लिखा जाता है, 22/7। आर यानी कि त्रिज्या कितना दिया गया, 7 सेंटीमीटर। यल जो हमें प्राप्त करना है 550 जो है टोटल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि लैटरल सरफेस एरिया दिया गया। तो इसे हल करते हैं तो 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 7 से 7 कट गया, 2 से 50 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 25 बार में चला जाएगा। यानी कि यल आपका कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। यल आपका कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। त्रिज्या जो आपका कितना आया था, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपका कितना आया, 7 सेंटीमीटर है। ये आपका त्रिज्या जो है कितना आया, 7 सेंटीमीटर। और अगर हम यहाँ पर से जो है आपका हाइट बनाएंगे तो आपका क्या आ जाता है, यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर डालता है। क्या डालता है, परपेंडिकुलर डालता है। तो ये आपका जो है अगर इससे हम पूरा एक हाइपोटेनस थ्योरम से जो है अगर निकालेंगे यहाँ पर तो आपका क्या निकल जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल निकल जाएगा, जिसमें से हमें हाइट निकालना है। बेस यानी कि उसकी त्रिज्या कितनी दी गई, 7 सेंटीमीटर। यल यानी कि स्लांट हाइट हमें जो है कितना आया था, 25 सेंटीमीटर। तो हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर, क्या करेंगे 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। तो 625 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा, 576 बचेगा। तो 576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर होता है। तो आपको हमेशा जो है 1 से 30 तक आप हमेशा स्क्वायर को याद रखेंगे। 1 से 30 तक के स्क्वायर आप हमेशा क्या रखेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न में जो आपको आसानी से जो है हल कर सकेंगे आपको अगर स्क्वायर याद होगा। क्या करेंगे, 1 से 30 तक का स्क्वायर जरूर याद रखेंगे। तो यहाँ पर हाइट आपका कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर। यानी कि
इस शंकु का जो ऊंचाई कितना आ गया 24 सेंटीमीटर, कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। रेडियस यानी कि त्रिज्या भी अब हमें पता है, हाइट यानी कि ऊंचाई भी पता है, तो उसका आयतन यानी कि शंकु का आयतन निकालने का जो है फॉर्मूला क्या होता है, तो आपके आयतन का फॉर्मूला जो है क्या होता है 1/3, क्या होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे, शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो चलिए सर इसे जो है वैल्यू पुट करते हैं 1/3, पाई को 22/7 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 22/7 लिख देंगे। आर यानी कि त्रिज्या जो आपका कितना आया 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। हाइट यानी कि ऊंचाई जो है हमारा कितना आया 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 24 लिख देंगे। इसे सारा हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा शंकु का आयतन निकल जाएगा। तो यहाँ पर काटेंगे तो 7 7 49, 24 को 3 से काटेंगे तो 3 8 24, 22 × 7 × 8 करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा आयतन निकल जाएगा। तो 22 सतह जो आपका कितना हो जाता है 154, 154 इंटू क्या करेंगे 8 करेंगे, 154 इंटू 8 करके यहाँ पर देख लेते हैं तो आपका कितना आ जाएगा 8 चौक 32, 2 3 15 120, 3 100 आपका कितना आ गया 23 आ गया। यानी कि शंकु का आयतन जो है कितना होगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब होगा, कितना होगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही होगा। तो आपको जो है यहाँ पर 3 चीज याद रखना है कि सर्किल का एरिया यानी कि सर्किल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल होता है। और शंकु के आयतन यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये तीनों फॉर्मूला आप हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर दिया गया है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर है। फिर बोला गया कि इसके आधार की त्रिज्या यानी कि रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेलन यानी कि सिलेंडर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो लेटरल सरफेस एरिया का जो है यानी कि बेलन के लेटरल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच होता है, क्या होता है आपका 2 पाई आर एच होता है। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। तो सभी का क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 2 × पाई को 22/7 लिख सकते हैं। आर यानी कि त्रिज्या कितना दिया गया है इसका 21 सेंटीमीटर दिया गया, तो यहाँ पर 21 लिख देंगे। हाइट यानी कि एच जो है कितना दिया गया यानी कि ऊंचाई कितना दिया गया 12 सेंटीमीटर, तो 12 यहाँ पे लिख देंगे। हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हल करते तो 7 या 21, तो गुना करेंगे तो बात ये 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, फिर आपका 144 गुना करेंगे तो 4 4 4 8 4 1 5 यानी कि 1584 आता है। टोटल जो आपका कितना आ गया 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आएगा 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही होगा। तो आपको ये जो है फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप आसानी से इस तरीके के प्रश्न को जो है हल कर पाएंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। आर आपका त्रिज्या हो गया, एच यानी कि ऊंचाई हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति 25 किलोग्राम चावल को 600 रुपये में खरीदता है तथा उनको जो है 5 किलोग्राम चावल के विक्रय मूल्य के बराबर जो है क्या होता है हानि पर बेच देता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हानि प्रतिशत क्या है। तो ये 600 जो है यानी कि आपको जो है ये रुपये से कोई भी मतलब नहीं है, ये रुपये से जो आपको कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 25 किलोग्राम चावल जो है 5 किलोग्राम चावल के विक्रय मूल्य के बराबर जो है क्या हानि पर बेच देता है। यानी कि 25 केजी सीपी यानी 25 केजी चावल का क्रय मूल्य, 25 केजी चावल का सीपी यानी कि 25 केजी चावल का क्रय मूल्य किसके बराबर है, तो 25 केजी एसपी, जिसमें जो है आपका क्या हो गया 5 केजी के बराबर जो है हानि हो गया। तो अगर हम 5 केजी एसपी इसमें और जोड़ दे तो आपका क्या निकल जाएगा
दोनों तरफ आपका कुल सीपी यानी कि कुल क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुल क्रय मूल्य। 25 केजी का जो है सीपी यानी कि क्रय मूल्य इधर चावल हो गया, 25 केजी एसपी यानी कि 25 केजी जब चावल बेचा जाता है, 25 केजी जब चावल बेचा जाता है तो 5 केजी चावल के बराबर हानि होता है। तो सीपी कब बराबर होगा? जब हानि होगी। जब हानि होगी तो क्या करेंगे? एसपी प्लस लॉस किया जाता है, यानी कि सीपी बराबर क्या होता है? यानी कि क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? जब लॉस होने पर क्रय मूल्य के किसके बराबर होता है? विक्रय मूल्य प्लस लॉस, यानी कि विक्रय मूल्य प्लस हानि के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? टोटल सीपी। इधर आपका विक्रय मूल्य प्लस हानि के बराबर आपका क्या हो गया? सीपी के बराबर हो गया। यानी कि 25 केजी सीपी यानी कि 25 केजी चावल का क्रय मूल्य 30 केजी एसपी यानी कि 30 केजी विक्रय मूल्य यानी कि 30 केजी चावल के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसे रेशियो में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? सीपी बाई एसपी हो जाएगा। इधर जो आपका क्या चला जाएगा? ऊपर में 30, नीचे में 25 आपका आ जाएगा। काटेंगे तो 5 छक 30, 5 पचे 25, यानी कि सीपी का जो है यूनिट में वैल्यू कितना आ गया? 6 यूनिट, और एसपी जो है कितना वैल्यू आ गया यूनिट में? 5 यूनिट। तो यहाँ पर हानि कितने का हो रहा? अगर खरीदा 6 यूनिट में गया, बेच दिया गया 5 यूनिट में, तो हानि कितने का हो रहा है? 1 यूनिट में। अगर कोई वस्तु 6 यूनिट में खरीद लेगा, बेच देगा उसे अगर 5 यूनिट में, तो हानि कितने का हो रहा है? तो 6 माइनस 5 करेंगे तो 1 यूनिट का हानि हो रहा है। तो प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट निकालने के लिए हमेशा किस पर निकाला जाता है? सीपी पर निकाला जाता है। तो सीपी यहाँ पर कितना आया? 6 यूनिट। तो नीचे 6 लिख देंगे। लॉस को जो है परसेंट में चेंज करने के लिए किसे करेंगे? 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ गया? 2 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा, यानी कि कितना आ गया? 50/3%। तो आपका यहाँ पर जो है आंसर यहाँ पर जो है पॉइंट में दिया गया, तो 50 को 3 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 3 48, 2 बचा तो 6 6 जो है आपका आगे आता चला जाएगा। यानी कि आपका जो है टोटल लॉस जो है यानी कि हानि कितने का हुआ? 16.66% का हानि हुआ। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बोर्ड मास थ्योरम मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ कि क्या होता है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले जो है हल किसे किया जाएगा? का हल किया जाएगा। तो का हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 पचे 35/2। कितना हो जाएगा? 7 पचे 35/2। तो यहाँ पर 3 भाग दिया गया, 3 भाग क्या दिया गया? 35/2 आ जाता है। क्या आ जाता है? 35/2 आ जाता है। तो जब भाग को गुना में चेंज किया जाएगा तो क्या हो जाएगी? सामने वाली संख्या उल्टा हो जाती है, यानी कि 35/2 को क्या लिखेंगे? 2/35 लिखेंगे। तो कितना आ जाएगा आपका? 3 दूनी 6/35। कितना आ जाएगा आपका? 6/35। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो है टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो है वैल्यू कितना आ गया? 6/35 आ गया, यानी कि 6/35 आ गया। तो सारा जो है नीचे और सारा लिख देते हैं। क्या दिया गया? 14/49 दिया गया। तो भाग को गुना में चेंज करने तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 14/49 हो जाएगा। माइनस जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक का हल किया था तो कितना आया था? 6/35 आया था। कितना आया था? 6/35 आया था। तो इसे हल करते हैं तो 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49 होता है। तो एलसीएम यहाँ पर लेंगे तो 7 और 35 का एलसीएम कितना होता है? तो 35 होता है। तो यहाँ पर 35 लिख देंगे। 7 पचे 35, तो 5, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा ऊपर में, माइनस 6। तो 10 में से 6 गया तो आपका कितना बचा? 4 बचा। नीचे में आपका कितना है? 35 है, यानी कि सिंप्लीफिकेशन का आंसर कितना आएगा? 4/35, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो सिंप्लीफिकेशन को आप हमेशा जो है परीक्षाओं में ध्यानपूर्वक बनाए करेंगे, क्योंकि इसमें गलती होने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर दिया गया कि 40 व्यक्ति एक पुल की मरम्मत जो है कितने दिनों में कर सकते हैं? 12 दिन में कर सकते हैं। फिर बोला गया यदि 8 और व्यक्ति जो उनके साथ जुड़ जाते हैं तो पुल की मरम्मत जो है कितने दिनों में हो सकती है? तो एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क बराबर आपका क्या होता है? मैन इंटू डेज इंटू आवर, यानी कि टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य होता है। मैन यानी कि आदमियों की संख्या, डेज यानी कि दिनों की संख्या, एच यानी कि आवर यानी कि घंटों की संख्या होती है। या फिर आपके दो भी दिए हुए रहे, जैसे मैन इंटू डेज यानी कि आदमियों की संख्या या दिनों की संख्या दिए हुए रहे, जैसे कि यहाँ पर दिया गया क्या दिया गया?
आदमियों की संख्या दी गई है और यहाँ पर दिनों की संख्या दी गई है। तो दो के रहने पर भी आपका क्या होगा, एक टोटल वर्क होता है। क्या होता है, टोटल वर्क होता है। या फिर तीनों दिए हुए रहे या फिर घंटों की संख्या भी दी हुई गई हो आपके प्रश्न में, तो वो भी आपका क्या होता है, तीनों आपका टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य होता है। तो यहाँ पर 2 दी गई है तो यहाँ पर क्या होगा, 2 ही आपका यानी कि मैन इंटू डेज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो आपका क्या दिया गया, 40 व्यक्ति दिया गया। कितने दिनों में मरम्मत कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं। तो इधर आपका क्या आ गया, दोनों के गुना करने पर टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य आ गया। तो उसी काम को करने में बोल रहा 8 और व्यक्ति जुड़ जाते, यानी कि पहले 40 व्यक्ति था तो अब कितना हो गया, 48 व्यक्ति हो गया। तो पूछा जा रहा 48 व्यक्ति जो है उसी पुल को कितने दिनों में मरम्मत कर सकते हैं। तो दिन को यहाँ पर क्या मान लेते हैं, डी से डिनोट कर देते हैं। तो दोनों जो है दोनों एक ही कार्य को करते हैं। तो पूछा जा रहा है दोनों का कार्य क्या है, समान है। इधर आपका टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य हो गया, इधर भी आपका क्या हो गया, कुल कार्य हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है 48 व्यक्ति जो है उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो हल करते हैं सारा, तो आपका क्या निकल जाएगा, दिनों की संख्या निकल जाएगी। तो हल करते हैं, 12 चौका 48, 4 से 40 को काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 10 बार में चला जाएगा। यानी कि 8 और व्यक्ति अगर उसमें शामिल हो जाते तो उस काम को 10 दिनों में कर लिया जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही होगा। ये आप हमेशा याद रखेंगे, क्या होता है, टोटल वर्क बराबर मैन इंटू डेज इंटू आवर, यानी कि आदमियों की संख्या दिनों की संख्या इंटू घंटों की संख्या होती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर दिया गया कि कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी को 7 घंटे में तय करती है। तो आपसे पूछा गया कि समान दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए कार की गति क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, दूरी निकालना पड़ेगा। तो दूरी निकालने के लिए जो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय होता है। दूरी बराबर आपका क्या होता है, चाल इंटू समय होता है। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखेंगे कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय होता है। फिर आपका बाद में क्या पूछा गया, चाल पूछा गया, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि चाल बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। दोनों जो है एक ही फॉर्मूला है, लेकिन दोनों को अलग अलग तरीके से लिखा गया है। तो चाहे तो आप दोनों याद रख सकते या फिर एक भी याद रखेंगे तो काम चलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, दूरी, यानी कि उस कार द्वारा जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 7 घंटे में कितनी दूरी को तय किया गया था। तो क्या निकालेंगे, डिस्टेंस यानी कि दूरी। तो दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, चाल इंटू समय। तो कार की चाल कितनी थी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना लेता है, तो 7 घंटा लेता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 54 इंटू 7, यानी कि उस कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई, 54 इंटू 7 किलोमीटर। 54 इंटू 7 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, कुल दूरी आ जाएगा। तो यहाँ पर कुल दूरी हमें पता हो गया, लेकिन वही बोल रहा है कि समान दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए कार की गति क्या होनी चाहिए। तो अभी आपको बताया गया कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना था, दूरी जो आपका कितना है, 54 इंटू 7 जो आपका क्या है, दूरी है, जो कि उस कार को तय करना है। लेकिन अबर जो है समय कितना दिया गया, नीचे जो आपका क्या लिखा था, दूरी बटा समय। तो ऊपर आपका दूरी हो गया और नीचे जो आपका क्या होगा, समय होगा। तो यहाँ पर जो है कितने समय में तय करना है, 6 घंटे में अब तय करना है। तो जब कुल दूरी को कुल समय से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, कार की गति निकल जाएगी। तो 54 को 6 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 नमा 54 और 9 सतह जो आपका कितना हो जाता है, 63, यानी कि 63 किलोमीटर प्रति घंटा जो है क्या होगी, उस कार की चाल होगी। तो ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, और चाल बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए